अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि व्हेन यू बिल्ड इन साइलेंस पीपल डोंट नो व्हाट टू अटैक। इसीलिए क्या है, इसीलिए शांति रखना, इसीलिए अपने जो मूव है वो किसी को बताना नहीं। इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप बताना शुरू करते हो तो फिर उसके बाद लोग जो है वो आपको टॉन्ट मारना शुरू करते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा लोग इम्पेशेंट है कि आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। इसीलिए जैसे ही आप बताना शुरू करोगे कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, फिर उसके बाद वो बार बार पूछते रहेंगे। उनको ये भी नहीं पता कि एग्जाम होती कैसी है, कब होती है, क्या होती है। उनको ये टेंशन कि ये क्लियर ना हो जाए, इसीलिए बार बार पूछते रहेंगे कि हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या। और इससे आपका मोरल जो है वो डाउन हो सकता है, इससे आप डिप्रेस जो है वो हो सकते हो। इसीलिए जब आप साइलेंस में बिल्ड करते हो तो फिर लोगों को पता ही नहीं होता कि अटैक कहाँ पर करना है, आपको डिमोटिवेट कैसे करना है। नहीं तो हज़ारों लोग आ जाएंगे कि यार ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है ना। तो ये चीज़ होती है। एक स्टोरी जो है वो याद आती है कि एक बच्चा था स्कूल में जब लेक्चर चल रहा था तो वो सो गया। अब जो सर जब बोर्ड पर उन्होंने मैथ्स का एक प्रॉब्लम लिखा, उसके बाद सभी बच्चों को उन्होंने बोल दिया कि ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, ये प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, ये आप सॉल्व करके बताओ। फिर वो जो बच्चा है वो नींद में से जागा और नींद में से जागा, उसके बाद सभी ने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। किसी को प्रॉब्लम जमा नहीं, जो बच्चा सोया था वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया। क्यों? क्योंकि जो सभी बच्चे हैं उनके दिमाग में बैठ चुका था कि ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, नहीं सॉल्व हो पाएगा। लेकिन जो सोया हुआ था उसने सुना ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम मुश्किल है। तो इसीलिए बात होती है, सब अपनी मेंटेलिटी की खेल होता है, सब अपना मेंटेलिटी का खेल होता है। इसीलिए अपने मूव किसी को बताइए मत, साइलेंस में बिल्ड कीजिए ताकि लोगों को पता ही ना चले कि अटैक कहाँ पर करना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर 30 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। एमएम एकेडमी ऐप अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप पर मेरे द्वारा वेरियस कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पूरा कोर्स अवेलेबल है। उसी के साथ एंशियंट हिस्ट्री, उसी के साथ एथिक्स, उसी के साथ ज्योग्राफी और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं। जैसे कि आप बहुत सारे कोर्सेज, इकोनॉमिक कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, उसी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं। स्टैटिक जीके का जो कोर्स है वो भी चल रहा है। तो काफ़ी हेल्दी कोर्सेस आपको वहाँ पर मिल रहे हैं और किंगडम ऑफ क्वालिटी कंटेंट है, आपको क्वालिटी जो है हाईएस्ट मिलने वाली है। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। पेमेंट के जो ऑप्शंस है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देंगे, आपको ईएमआई का जो ऑप्शन है वो भी दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, बस डाउनलोड करना है, डेमो लेक्चर्स तो देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप तय कीजिएगा, ठीक है। तो आइए 30 सितंबर का एनालिसिस जो है वो देख लेते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। देखिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपको क्विज जो है वो सॉल्व करने हैं, अगर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए एमएम एकेडमी ऑफिशियल नाम का चैनल है, तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो, जहां पर बहुत सारे क्विजेज जो है वो डाले जाते हैं, वो आप सॉल्व कर लोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो है ये एरिया कौन सा है आपको बताना है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो चलिए न्यूज़पेपर पर चलते हैं। न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ आर्टिकल्स है वो देख लेते हैं, उसके बाद जो एडिटोरियल्स है उनको हम कवर करेंगे।
तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हादसा जो है वो हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो हार्डनिंग स्टांस, चाइना जो उसने लद्दाख यूनियन टेरिटरी रिजेक्ट कर दिया है और 1959 क्लेम लाइन जो है उसको यहाँ पर रेस किया। अब 1959 क्लेम लाइन क्या है? तो ये और कुछ नहीं है बल्कि जो एलएसी है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो एलएसी है, अब एलएसी काफ़ी दिनों से आपने उसके बारे में सुना होगा और काफ़ी बार मैंने आपको बताया भी हुआ है, लेकिन फिर भी जो नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हम यहाँ पर एलएसी जो है वो देख लेते हैं। मैप में देख लेते हैं कि एलएसी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, एलएसी और एलओसी में क्या डिफरेंस है उससे भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं मैप के ऊपर। तो आइए यहाँ पर हम मैप जो है उसके ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम मैप देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले पूरा एक स्टेट था अब वो 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील हो चुका है। वो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये देखने को मिलता है। मतलब खासकर अगर हम पीओके की बात करें तो ये देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर रेड लाइन देखते हैं तो ये हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर जो चाइना है वो क्लेम करता है कि भैया ये हमारा है। इस तरीके से यहाँ पर जो दो लाइंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये डिमार्केटेड है दोनों ही जो गवर्नमेंट्स है उनकी तरफ से। मतलब पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर सिस्पायर होके यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाँ भैया ये जो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन वही अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है डिमार्केटेड नहीं है। मतलब इंडिया जो उसने हमेशा ये जो लाइन है इसका स्टांस हमेशा रिजेक्ट करते रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना जो है बोल रहा है कि हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी को मान नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा जो है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी हमें देखने को मिलता है, ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर हमें देखने को मिलता है। और खास चीज जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है कि यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट। अब ये जो हाई कोर्ट है ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी के लिए उसका ज्यूरिडिक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हाई कोर्ट्स के बारे में हमने देखा हुआ है कि हाई कोर्ट जो है हमारे संविधान में ये तो बोला गया है कि हर राज्य में रहना चाहिए, मगर ऐसा भी कर सकते हैं जो पार्लियामेंट है वैसा चाहे तो कर सकती है कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट दे सकती है, उससे ज़्यादा राज्यों के लिए भी दे सकती है। यूनियन टेरिटरीज को अगर उसमें शामिल करना है तो वो भी कर सकती है। दिल्ली एक ऐसा इकलौता यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का अपना एक हाई कोर्ट है ना, जिसका इंडिविजुअली खुद का अपना एक हाई कोर्ट है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसका खुद का अपना एक हाई कोर्ट था, लेकिन अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों सेपरेट हो चुके हैं और इसीलिए दोनों का मिलाकर एक हाई कोर्ट जो है ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पैंगोंग लेक जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। पैंगोंग लेक मतलब उसका 2/3 हिस्सा अगर हम देखते हैं तो वो कंट्रोल किया जाता है चाइना के द्वारा, 1/3 हिस्सा अगर हम देखते हैं तो कंट्रोल किया जाता है इंडिया के द्वारा। 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी होगी उसमें जो पैंगोंग लेक है, जो एंड सीन में जो आमिर खान खड़ा रहता है तो वो पैंगोंग लेक ही है। उसी के साथ यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी रोड जो है इसके बारे में आपको पता होगा, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, अब देखिए चाइना जो है वो जो भी कंस्ट्रक्शन है इस एरिया का वो यहाँ पर नकार रहा है कि भैया कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन मत करो क्योंकि ये एरिया जो है ये हमारा है। लेकिन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा जो ये पूरा यहाँ पर मैप अगर आप देखोगे इंडिया का तो पूरा ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी पूरी की पूरी यहाँ पर इंडिया जो है उसके कंट्रोल में देखने को मिलती है। इंडिया जो उसकी सोवरन यहाँ पर बाउंड्री हमें देखने को मिलती है, तो कोई भी कंट्री अगर ऐसे क्लेम करे तो कैसे चलेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसी के साथ यहाँ पर शोक रिवर जो है ये भी आपको देखने को मिल रही है। अब इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है जितनी भी रिवर सिस्टम हमें इधर देखने को मिलती है, भले वो इंडस हो, झेलम हो, जितनी भी रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलती है वो सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी जो है वो भी कभी कभार आपको सीधे तरीके से पूछी जा सकती है। उसी के साथ साथ उसका ओरिजिन क्या रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो कदरदान आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या डिफरेंस है। उसी के साथ साथ जो भी फिजिकल जो फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो भी अब आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं पेपर के ऊपर। तो हम आ गए हैं पेपर के ऊपर। आइए दूसरी न्यूज देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है ईडी के बारे में। ईडी फ्रीजेस इट्स अकाउंट्स, एमनेस्टी शट्स इट्स इंडिया ऑफिस।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ईडी है उसकी न्यूज़ आ रही है। अब देखिए, अगर हम न्यूज़ पढ़ेंगे तो न्यूज़ में क्या दिया हुआ है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप न्यूज़ पढ़ोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वीडियो जो है इसका मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है। वीडियो का मकसद आपको यहाँ पर नॉलेज जो है ये प्रोवाइड करना है। इसीलिए हम यहाँ पर ईडी के बारे में पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं ईडी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब जिसे हम ईडी जो है ये कहते हैं। काफी न्यूज में चल रहे हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है या कुछ भी होता है तो उसमें ईडी जो है वो हमें देखने को मिलता है। रिया चक्रवर्ती का जो केस है उसमें भी ईडी जो है वो पिक्चर में आया था। तो इसलिए ईडी जो है कंटिन्यूसली न्यूज में रहता ही है। ठीक है, जो राज ठाकरे साहब है उनके पीछे भी ईडी जो है वो लगा। तो इस तरीके से ईडी जो है कंटिन्यूसली हमें न्यूज में दिखने को मिलते रहता है। तो इसलिए अब यहाँ पर ईडी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। बता नहीं सकते हैं कब कब एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या है? फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब पैसे से रिलेटेड ये चीजें देखती है और क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है ये काम इसका होता है। अभी किसके अंडर में करती है? जो फाइनेंस के बारे में देख रही है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसी में हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये क्या है, मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। 1 मई 1956 एनफोर्समेंट यूनिट जो है ये फॉर्म किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में। उसके बाद यहाँ पर हमें जो 1957 है उसमें यूनिट जो उसे रिनेम कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। सीधे आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ईडी जो है ये 2 लॉज एनफोर्स करती है। इसमें पहला हमें देखने को मिलता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, जिसे फेमा एक्ट भी कहा जाता है, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब यहाँ पर इन दोनों के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है ना। तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अगर हम देखते हैं 1999 का, तो ये फोर्स में आया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट जब भी एक्ट लाती है तो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये एनैक्ट किया गया 29 दिसंबर 1999 को। ठीक है, अब फेमा बेसिकली क्या है? फेमा की अगर हम बात करते हैं तो फेमा जो है सेट ऑफ रेगुलेशंस है जो एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो रेगुलेशंस जो है वो पास कर सकता है। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर रूल पास कर सकते हैं, जिससे कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो यहाँ पर हम रेगुलेट कर सके। जो भी फॉरेन एक्सचेंज रहेगा उसे हम रेगुलेट कर सके। देखिए ना, क्या होता है कि जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो, जब भी आप कोई फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, अगर मुझे यूएसए से कोई चीज कोई सामान जो है मंगाना है तो मुझे डॉलर्स में ट्रेड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, है ना। डॉलर्स में अगर ट्रेड करना पड़ेगा तो मैं अपने घर में डॉलर जो है वो रखता हूँ क्या? नहीं, मैं अपने घर पे क्या रखता हूँ? रुपीज रखता हूँ। अब रुपी रखता हूँ तो मुझे जब भी ट्रेड करना है तो मुझे यहाँ पर जो डॉलर्स है वो परचेस करने पड़ेंगे। मतलब क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर एक्सचेंज जो है, करेंसी एक्सचेंज वो करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से इसको सारी ही चीजों को रेगुलेट करना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फेमा यहाँ पर रिप्लेस कैसे, फेमा रिप्लेस्ड एन एक्ट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फेरा जो है उसको यहाँ पर इसने रिप्लेस किया था। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, सीधा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मोस्टली कैसे होती है। मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप देखोगे, आगे मैं आपको बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें आप क्या करते हो, आपका जो पैसा है टैक्स इवेड करते हो, मतलब टैक्स से बचाने के लिए आपका पैसा जो है उसे ठिकाने पर लगाते हो, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग जो उसके पैसों से काफी इलीगल एक्टिविटीज जो है वो भी होती है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए की जाती है। इसीलिए इसके लिए हमें एफएटीएफ जो है ये भी देखने को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये भी देखने को मिलता है, जिसके तहत जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में है और वो ब्लैक लिस्ट में जो है वो भी जा सकता है अगर उसने काम नहीं किए तो, है ना। तो एफएटीएफ खैर ये तो 2 चीजें देखता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है ये भी देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये भी देखता है। तो कई ऐसी कंट्रीज है जो इसके ग्रे लिस्ट में हमें देखने को मिलती है या आती जाती रहती है, जो लिस्ट है चेंज होती रहती है। फॉर से कि श्रीलंका जो है वो भी हमें मतलब देखने को मिलते रहता है। अब ये जो है टेररिस्ट के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए देखने को मिलता है। वही अगर हम पाकिस्तान देखें तो टेररिस्ट फंड फाइनेंसिंग जो है, टेररिस्ट फंडिंग जो है उसके लिए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो एफएटीएफ है वो भी यहाँ पर न्यूज में आ जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपके जो पूरे सेंसेस है वो आपको खुले रखने हैं, सभी पर्सपेक्टिव से देखना है, पूरा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव 360 डिग्री व्यू जो है वो आपको देखना है किसी भी न्यूज़ के बारे में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड जो है वो पता चल जाए, वो आपको याद आ जाए, जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेन फीचर अगर हम देखते हैं फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि फ्लो ऑफ पेमेंट जो है उसको यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके कंट्री के बाहर। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज या फिर फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब डॉलर्स में बोलिए, कोई भी फॉरेन करेंसी के इसमें बोलिए, वो यहाँ पर फेमा के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर इंडिविजुअल्स को फॉरेन एक्सचेंज डील जो होती है यहाँ पर विद इन द करंट अकाउंट, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आरबीआई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अगर कैपिटल अकाउंट है जो भी है उसको ऑथराइजेशन, मतलब जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं जिससे कि आप बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लाए जा सकते हैं। आप ये भी देखते होंगे ना कि भैया आपको जो डॉलर्स है, अगर आप बाहर की कंट्री में घूमने जा रहे हो तो आप इतने ही ले जा सकते हो, यही कर सकते हो, वही कर सकते हो। फिर भी देखिए इतने लोग जो है वो चल जाते हैं और दूसरी कंट्री में जाकर बस जाते हैं। अब यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके बारे में हमने देखा, तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये प्रोसेस है जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उसके थ्रू यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर जनरेट किया जाता है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाए, टेररिस्ट फंडिंग हो जाए, है ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे कि इलीगल आर्म सेल हो गया, स्मगलिंग हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, प्रोस्टिट्यूशन रिंग हो गया, है ना, तो ये सारी जो है ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो कन्वर्जन ऑफ डर्टी मनी और ये लिजिटिमेट मनी जो है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब आपको पूरा ईडी से रिलेटेड, ईडी से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद फेमा पर आए, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग पर आए, तो सारी ही चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो अब ठीक है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देखिए नाम सिर्फ क्या आया न्यूज़पेपर में, नाम आपको देखने को मिला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन उससे आपको कितना नॉलेज जो है, कितना ब्रॉड नॉलेज जो है वीडियो के जरिए मिल गया आप समझ सकते हो। तो इसी बात पर शेयर जो है वो तो बनता है, तो शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। तो यहाँ पर ये वाली न्यूज़ जो है वो हमने देख लिया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो बाकी कोई खास न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें देखने को नहीं मिलती इस पेज पर। बाकी अगर हम ये वाला पेज देखते हैं और थर्ड पेज अगर हम देखते हैं तो इसमें यहाँ पर सिटी की न्यूज़ है भली, लेकिन यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ है जो एक कॉन्सेप्ट मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हो विमेन हु लर्ड साइंटिस्ट इनटू हनी ट्रैप। यहाँ पर देखिए क्या होता है हनी ट्रैप, ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हनी ट्रैप के बारे में आपको पूछा जा सकता है क्या होता है कि जो हमारे सोल्जर्स है, खासकर जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो की पोजीशन पर है जिससे कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं, मतलब वो सोल्जर्स हो गए, वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो देश की इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि हनी ट्रैप किया जाता है। फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान में कोई महिला है। अब पाकिस्तान की जो महिला है वो फेसबुक के जरिए जो सोल्जर्स है उनसे चैट करना शुरू कर देगी, ठीक है, चैट करना शुरू करेगी। और फिर उसके बाद अगर सोल्जर है वो अगर उसके जाल में फंस जाते हैं, उसके ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर मिलने के लिए बुलाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि कुछ ऐसी जो वीडियोस है वो ले लेगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी जिससे कि सोल्जर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। फिर ब्लैकमेल जब करना शुरू कर देगी या फिर साइंटिस्ट को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी, और ब्लैकमेल करते हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेने की कोशिश करेगी जिससे कि दूसरी जो कंट्री है उसको यहाँ पर फायदा मिले। तो इसे हम कहते हैं हनी ट्रैप, ठीक है, एक हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। तो ये जो फंसाना होता है इसे कहा जाता है हनी ट्रैप। तो यही चीज़ मुझे आपको बस यहाँ पर बतानी थी और इस न्यूज़ के जरिए यही जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना था। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिटी है और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इस पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर हमें इलेक्शन कमीशन जो है उसकी एक न्यूज़ जो है ये देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस बाय पोल्स टू 56 असेंबली सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। थोड़ा इलेक्शन कमीशन आप सभी को पता ही है इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि आप सभी ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटिकल लेक्चर जो है वो देखे ही होंगे, और जो एडवांस कोर्स पॉलिटी का चल रहा है MM एकेडमी पर उस पर भी आपने एनरोल किया होगा, और एडवांस कोर्स जो है जो प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं उसको भी आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो कवर है वो किया होगा। तो इलेक्शन कमीशन अगर हम देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मतलब क्या, हमारे संविधान में आर्टिकल के तहत उसका जिक्र जो है वो किया हुआ है। अब आर्टिकल्स अगर हम देखते हैं मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो आर्टिकल 324 से लेकर तो 329 तक आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं।
अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना होता है कि सर ये आर्टिकल्स हमें याद रखना जरूरी है क्या? देखिए हर एक आर्टिकल आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आपको रेंज जो है वो पता रहनी चाहिए। अब यहाँ पर आर्टिकल 324 अगर हम देखते हैं तो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल जो होते हैं इलेक्शंस के वो इलेक्शन कमीशन पर दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। 325 अगर हम देखें तो कोई भी पर्सन जो है यहाँ पर क्लेम जो स्पेसिफिक इलेक्टोरल रोल होता है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स तो इसके लिए इनएलिजिबल इस तरीके से। तो 326 अगर हम देखते हैं तो जो हाउस ऑफ पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, अडल्ट सफरेज पर इलेक्शंस किए जाएंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल्स आप याद रखना चाहो तो अब देखिए क्या होता है कि मैंने इतनी बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, इतनी बार जो एक्सप्लेनेशन है वो की है, तो इसलिए क्या होता है अपने आप वो आर्टिकल्स याद हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि आपको आर्टिकल जो है वो याद रखना है, आपको एक रेंज पता रहना चाहिए। जिससे क्या होता है कभी कभार आपको इन वर्स्ट सिनेरियो अगर कोई आर्टिकल पूछ भी लिया जाए तो आपको ये पता रहना चाहिए पार्लियामेंट के इसमें है, ये इलेक्शन कमीशन के इसमें है, ये कौन से रेंज में है, जिससे कि आप उसका जवाब जो है प्रॉपर तरीके से दे पाओ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है ये भी आपको पता होगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है तो उसमें हमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये देखने को मिलता है और बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर जो है ये देखने को मिलते हैं। अब पहले से ये दो नहीं थे, है ना, पहले से नहीं थे। पहले ओरिजिनली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वही हमें देखने को मिलता था। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया? 1989 में। 1989 में, क्योंकि तब क्या हुआ, तब हमारा जो अडल्ट सफरेज है उसे वाइड कर दिया गया। मतलब पहले ऐसा था कि 21 साल की उम्र के ऊपर जो भी है वो वोट कर पाएंगे, लेकिन उसे बदलकर 18 साल कर दिया गया। तो 18 साल करने के बाद काफ़ी बर्डन जो है बढ़ गया, इसीलिए फिर दो और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो दिए गए। तो हमारे यहाँ पर अभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं। सेम पावर जो है इनकी हमें देखने को मिलती है, सेम पावर्स होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ इनका जो टेन्योर है वो फिक्स होता है 6 ईयर्स का। और उसी के साथ साथ 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स हमें देखने को मिलता है। और सेम स्टेटस सैलरी जो है वो एंजॉय करते हैं। रिमूवल प्रोसेस अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखते हैं तो इनका रिमूवल जो है वो होता है एज पर दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ये दो ही ग्राउंड पर हो सकता है। उसी के साथ साथ पूरा किस तरीके का प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये आपको पता है कि क्या है कि अगर लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 100 लोगों की साइन चाहिए रहेगी, राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 50 लोगों की साइन चाहिए रहेगी। फिर ये जो है ये जगह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होता है एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 3 मेंबर की कमेटी जो है वो बनती है। 3 मेंबर की कमेटी जो है उसमें कौन होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, और जो इमिनेंट ज्यूरिस्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 मेंबर की कमेटी बैठती है, ये देखेगी कि हाँ इसने मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी किया या नहीं। अगर उसने किया है तो वो बोलेगी हाँ भैया किया है। फिर उसके बाद दोनों ही जो हाउसेस है, मतलब लोकसभा बोलिए राज्यसभा बोलिए, दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी जो है उससे ये पास होना चाहिए। अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर कर देंगे उसको रिमूव। तो ये पूरा सिनारियो जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है स्पेशल मेजोरिटी जो है वो लगती है। अब ये तो हो गया सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। उनको निकालना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी यहाँ पर कंसल्टेशन करना पड़ता है राष्ट्रपति को, और उनके कंसल्टेशन के साथ बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको निकाल दिया जा सकता है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। बाकी जो उसके फंक्शंस है, इंपॉर्टेंस है, वो बाकी पॉलिटिकल लेक्चर्स में हमने कवर किया हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में देखने को मिलता है। तो देखिए एक न्यूज़ है लेकिन उससे कितनी हेल्दी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है, हेल्दी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलता है। तो इसीलिए शेयर जरूर किया कीजिए, वीडियोज जो है शेयर जरूर होने चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें वाइस प्रेसिडेंट टेस्ट पॉजिटिव, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे वो यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, है ना। उनका जो इलेक्शन है वो अगर हम देखते हैं तो जो पार्लियामेंट है उनके ही लोग जो है वो वोट करते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट देखते हैं तो उसके लिए जो लेजिस्लेचर है वो भी वोट करते हैं। थोड़ा ये आपको बता ही देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो है उनके इलेक्शंस में कौन कौन वोट करते हैं, तो एमपी जो होते हैं, मतलब यहाँ पर लोकसभा बोलिए राज्यसभा बोलिए, दोनों के जो एमपी है वोट करते हैं। लेकिन इसमें जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो वोट नहीं करते हैं। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए नॉमिनेटेड लोग जो है वो वोट करते ही नहीं है, ठीक है। अगर असेंबली की बात करें तो असेंबली जो स्टेट्स में है और उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज में है,
स्टेट पूरे 28 स्टेट्स में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। यूनियन टेरिटरीज अगर हम देखें तो यूनियन टेरिटरीज 3 है जहां पर हमें असेंबली देखने को मिलती है। एक तो है दिल्ली, दूसरी है पुदुचेरी, अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी हो चुका है ना। तो इस तरीके से ये लोग जो है ये भी हमें वोट करते हुए देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं तो सिंपल जो एमपीज है वो वोट करते हैं। अगर रिमूवल प्रोसेस देखते हैं, मतलब इम्पीचमेंट अगर हम देखते हैं प्रेसिडेंट का, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, है ना, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है। स्पेशल मेजोरिटी भी कौन सी है? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर लगता है। वही अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करें तो लोग यहाँ पर दोनों ही हाउसेस में सेम तरीके से पास होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के, इसलिए राज्यसभा जो उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए, उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेंथ आप सभी को पता है, हमने कवर किया हुआ है। और अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पर सिंपल मेजोरिटी जो है उससे पास हो जाना चाहिए, तब जाकर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर रिमूव कर दिए जाते हैं। इंपीचमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो वर्ड है, ठीक है। समझ में आ गया? ये वाला भी हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एनसीआरबी के बारे में। एनसीआरबी डाटा यहाँ पर क्या बोल रहा है? 7% जो है क्राइम अगेंस्ट विमेन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्राइम है अगेंस्ट विमेन ये इंक्रीज हुआ है 7.3%। 2018-19 की अगर हम बात करते हैं तो अभी वही चीज जो हमें देखने को मिली है ना, इतना दर्दनाक हादसा जो हमें देखने को मिला है ना, उसी के साथ साथ जो क्राइम है अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट ये भी यहाँ पर ऊपर चला गया है 7.3% सेम पीरियड के दौरान, ठीक है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके द्वारा हमें ये जो चीज़ है ये देखने को मिल रही है। अब एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में अगर हम देखते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में, तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है दोनों ही कैटेगरीज में, मतलब यहाँ पर विमेन बोलिए या फिर एससी, जो एससी एसटी कैटेगरी है वो बोलिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्राइम हमें देखने को मिलते हैं। आसाम अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट किया है हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो उसने हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम जो है शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर पाया गया है, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म की बात करते हैं, ठीक है। टोटल इतने केसेस जो है वो यहाँ पर विमेन के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब देखिए रजिस्टर्ड होना और एक्चुअल में जितने केसेस होना, इसमें भी काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि जितना रजिस्टर किया गया है उतने एक्चुअल में केसेस हो, है ना। तो ये भी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो है वो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस अंडर क्राइम अगेंस्ट विमेन अंडर आईपीसी रजिस्टर्ड अंडर क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हस्बैंड है, अभी हमने देखा हुआ है ना एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके चलते सस्पेंड किया गया है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। मॉडेस्टी, किडनैपिंग जो है ये भी यहाँ पर हमें इतना जो है वो देखने को मिलता है। रेप अगर हम देखें तो 7.9% यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतने केसेस जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए हैं एनसीआरबी के द्वारा। यूपी ने हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम जो है विमेन के अगेंस्ट में, इतने जो केसेस है विमेन के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड किए गए हैं, आप सोचिए रजिस्टर्ड केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कितने ऐसे केसेस भी होंगे जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं होते होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम टोटल अकाउंट करते हैं तो 14.7% जो है पूरे अक्रॉस द कंट्री वो हमें देखने को मिलता है। फॉलोड बाय राजस्थान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो इतने सारे केसेस जो है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर भी काफ़ी सारे केसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्लियर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान अगर हम देखते हैं तो उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड किए हैं, फॉलो बाय उत्तर प्रदेश, है ना। उसी के साथ मध्य प्रदेश जो है उसके बाद हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो कितने बुरी तरीके केसेस जो है यहाँ पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर हम देखते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स जो है अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन यहाँ पर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पॉस्को एक्ट भी हमने कवर किया हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउरी केसेस जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं इन केसेस की तो स्टेट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओवरऑल क्राइम जो है, खासकर जो कैटेगरीज होती है सब कैटेगरीज वो नहीं, लेकिन जो ओवरऑल क्राइम है उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्राइम रेट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स जो है अगेंस्ट दलित वुमेन ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, इंपॉर्टेंट हमें जो एनसीआरबी है ये भी देखने को मिलता है। तो एनसीआरबी जो है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं एनसीआरबी के बारे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। सेटअप किया गया था 1986 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिससे कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है क्राइम्स जो हो रहे हैं, क्रिमिनल जो हो रहे हैं,
ठीक है, इन सभी चीजों पर इनका जो नजर है वो बरकरार रहे। इट वॉज सेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन। नेशनल पुलिस कमीशन जो हुई थी उसके रिकमेंडेशन पर ये किया गया था, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक जो है अक्रॉस द कंट्री ये लेकर आता है, और ये 1953 से पब्लिश कर रहा है रिपोर्ट। और ये क्रूशियल टूल होता है कि हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है ये परखने के लिए। तो इस पर भी आपको सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम नीचे देखते हैं तो फिल्म मेकर शेखर कपूर जो है उनको यहाँ पर नेम किया गया है FTII गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन। यहाँ पर जो शेखर कपूर है उनको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके लिए नामांकित किया गया है गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो FTII है ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, तो FTII के बारे में भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम FTII की बात करते हैं, FTII, ठीक है, पुणे में हमें ये देखने को मिलता है। ये मतलब आपको अगर डायरेक्शन सीखना है, अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखना है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हो। अगर हम देखते हैं बड़े बड़े जो कलाकार हैं जो NSD में गए हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर भी कोर्स जो है वो किया हुआ है। भले ही हम अनुपम खेर की बात करते हैं, हालांकि अनुपम खेर जो उन्होंने यहाँ पर कम छोटा वाला कोर्स लिया है। अगर हम बड़े बड़े नसीरुद्दीन शाह की बात करते हैं, है ना, ओमपुरी साहब जो थे उन्होंने भी यहाँ पर पहले NSD जो है उसके बाद FTII, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो FTII में जाते हैं और वहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग है वो पूरी करते हैं। FTII की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अब ये मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किस में आती है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में आती है, ठीक है। ये स्टैब्लिश की गई थी 1960 में। स्टैब्लिश कब की गई थी? 1960 में। और ये रजिस्टर्ड है अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सिचुएटेड कहाँ पर है? तो पुणे में सिचुएटेड है, जैसे मैंने आपको कहा है कि पुणे में हमें ये देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके बारे में। तो अब यहाँ पर हमने FTII जो उसके बारे में देख लिया, उसको एज ए चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल के ये शेखर कपूर जो उनका नाम यहाँ पर किया गया है। और उसी के साथ साथ कोर्ट जो उसने रिजेक्ट कर दी है एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल जो है, अब यहाँ पर अगर आप ये न्यूज़ पढ़ते बैठोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और न्यूज़ अगर आपने पढ़ भी ली, रट्टा ही मार लिया कि भैया किसके अगेंस्ट में एंटीसिपेटरी बेल हो रही है, क्या हो रहा है, तो फिर आप बोलोगे हाँ ठीक है यार ये हो रहा है, तो क्या एग्जाम में आपको उसका कुछ फ़ायदा जो है वो मिलेगा नहीं। तो एग्जाम में अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो आपको बेल के बारे में पता रहना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल क्या है उसके बारे में पता रहना चाहिए, कौन कौन से टाइप के बेल होते हैं उसके बारे में पता रहना चाहिए, तब जाकर मज़ा आएगा ना यार। तो अगर हम यहाँ पर बेल देखते हैं, बेल क्या होता है? बेल होती है कंडीशनल, CONDITIONAL, कंडीशनल, या फिर प्रोविजनल, PROVISIONAL, प्रोविजनल रिलीज, RELEASE। अब ये जो है ये क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग जो है बोल बोल के क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है, माइंड जो होता है ना, माइंड हमारा चलता है फास्ट, है ना। माइंड मेरा पहुंच चुका है तीनों बेल पर, लेकिन क्या है जो हाथ है उतने फास्ट नहीं चल पाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बहुत ही खतरनाक कर्सिव राइटिंग निकल जाती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा मैं जब लिखूंगा तो कि मैं डॉक्टर हूँ क्या, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि मैं यहाँ पर इसलिए स्पेलिंग बोल बोल के, जिससे कि क्या है कि आपको समझ में तो भी आ जाए। तो यहाँ पर जो कंडीशनल या फिर प्रोविजनल यहाँ पर रिलीज जो है किसी पर्सन का, जो लीगल, LEGAL, लीगल, CUSTODY, कस्टडी में जिसको रखा गया है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया जाता है कि वो बाहर जो है वो निकल सके, है ना। अब यहाँ पर हमें बेल जो है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। अगर हम बेल की बात करते हैं तो बेल हमें 3 प्रकार के मोस्टली देखने को मिलते हैं। एक होती है रेगुलर, REGULAR, एक होती है रेगुलर बेल। एक हमें देखने को मिलते हैं इंट्रीम, INTERIM, इंट्रीम बेल देखने को मिलती है। और तीसरी अगर हम देखते हैं तो वो हमें देखने को मिलते हैं एंटीसिपेटरी, मतलब ANTICIPATORY, एंटीसिपेटरी बेल। ये 3 बेल देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं रेगुलर बेल की, तो देखिए ये जो है ये मतलब किसी पर्सन को अगर जो ऑलरेडी जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, ऑलरेडी अगर पुलिस कस्टडी में रखा गया है, तो उससे यहाँ पर रेगुलर बेल जो है वो दी जाती है। तो अगर किसी को ऐसी रेगुलर बेल चाहिए तो फिर उस पर्सन को एप्लीकेशन जो है फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ CRPC, ठीक है। CRPC और IPC आपको पता है ना।
सीआरपीसी का 437 439 जो है उसके तहत यहाँ पर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वही अगर हम बात करते हैं इंट्रीम की, तो बेल जो है ग्रांट की जाती है टेम्पररी शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है। मतलब कि समझ लीजिए कोर्ट में अगर कोई पेंडिंग वेंडिंग है तो उसके लिए शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है, ठीक है, ये समझ लीजिए शॉर्ट पीरियड के लिए ये इंट्रीम बेल जो है दी जाती है। और फिर हम एंटीसिपेटरी बेल अगर देखते हैं, तो अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि भैया वो अरेस्ट हो सकता है, अगर उसको लग रहा है कि वो अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अरेस्ट होने की पहले ही अगर वो बेल के लिए डाल देता है तो उससे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो ऐसे बेल के लिए हमें सेक्शन 438 जो है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर 437 439 है ना, 438 जो एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है, ठीक है, सीआरपीसी के, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं एंटीसिपेटरी बेल इशू किया जाता है सिर्फ सेशंस कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा ही, ठीक है, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके द्वारा यहाँ पर इशू किया जाता है। तो ये भी चीज़ पता रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए अगर हमें अरेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती जो उसने भी एंटीसिपेटरी बेल जो है उसके लिए, और उसी के साथ साथ हम अगर उनकी बात करते हैं, क्या नाम है उनका, हमारे जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या नाम है यार, याद नहीं आ रहा है उनका नाम, अरे जो कांग्रेस के इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2010 के आसपास, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका अभी अरेस्ट वरेस्ट भी हुआ था, चिदम्बरम साहब जो है, उनको भी यहाँ पर ये हुआ था ना, तो उन्होंने भी एंटीसिपेटरी बेल जो है उसके लिए यहाँ पर डाला। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहता है, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो एनजीटी के बारे में बात हो रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, उसके रिगार्डिंग हम सेपरेटली देखने वाले हैं पीपीटी में। उसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एससी मतलब हाई कोर्ट अलाउड ईडी सीबीआई प्ली फॉर अर्ली हियरिंग अपील 2G स्कैम में। तो 2G स्कैम जो उसके लिए अर्ली हियरिंग के लिए बोला गया है। फिर से यहाँ पर ईडी देखिए कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहता है, इसलिए ईडी के बारे में सीबीआई के बारे में आपको पता रहना जरूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक और न्यूज़ आती है, ट्रांसजेंडर रूल जो है वो इशू किया गया है। कोई भी मेडिकल एग्जाम जो है वो नहीं होगी, ज़रूरत नहीं है डिजायर्ड सेक्स जो है वो डिक्लेयर करने के लिए। ट्रांसजेंडर पर्सन जिनको मतलब यहाँ पर अब उनको मेडिकल जो एग्जामिनेशन है उससे गुजरना नहीं पड़ेगा, अपना जो डिजायर्ड सेक्स है वो यहाँ पर ये करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल 2020 इशू किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। रूल जो है पहली बार रिलीज किया गया था ड्राफ्ट जुलाई में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब इनको कोई भी ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसा हमें ये भी देखने को मिलता है कि सेल्फ असिस्टेड वो अपना जो जेंडर है वो बता सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे एक सर्टिफिकेट जो है वो लेकर सीधा वो ये कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो रूल्स नाउ स्टेट दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल सब्जेक्ट टू द करेक्शन ऑफ द अप्लीकेंट्स पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पर अप्लीकेशन जो है प्रोसेस कर दी जाएगी और फिर उनको यहाँ पर ये दे दिया जाएगा, क्लियर है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। और उसी के रिगार्डिंग अब आपको थोड़ा होमवर्क भी दे देता हूँ। होमवर्क आपके लिए ये है, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से होमवर्क लिखते हो, कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में आप लिखते हो। तो आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनके लिए जो अभी ये लाया गया था, होमोसेक्सुअल्स बोल सकते हो, तो उसके लिए अभी जो भी लाया गया था, सेक्शंस लाए गए थे, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल जो है वो लिखना है। तो जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़, ये न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप एनसीबी जो है उसके बारे में देख सकते हो। एनसीबी ये एक न्यूज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, एनसीबी रेजेस ड्रग क्राइम सेज केसेस शुड बी लेसन फॉर अदर्स। तो अब देखिए यहाँ पर रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड, जहाँ पर दीपिका पादुकोण बोलिए, है ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एनसीबी जो है ये भी कंटिन्यूसली न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए एनसीबी जो है उसके रिगार्डिंग में हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हालांकि हमने देखा हुआ है, लेकिन जो भी नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन देना है मेरा फर्ज है। तो आइए एनसीबी के बारे में भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर, जिसे एनसीबी जो है ये कहा जाता है। तो यहाँ पर एनसीबी की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 में अंडर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कब किया गया था, कौन से एक्ट के तहत ये किया गया था। ड्रग अब्यूज कंट्रोल जो है यहाँ पर इसके बारे में पूरा ये देखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसी के तहत हमें ये देखने को मिलता है। और आर्टिकल कौन सा लेता है, ये आर्टिकल लेता है 47 हमारे संविधान का, कि भैया कंजम्पशन जो है जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होते हैं उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। तो अगर हम ये एक्ट देखते हैं, प्रोवाइड करता है पेनाल्टी, ठीक है। यहाँ पर पेनाल्टी जो है ये भी यहाँ पर देता है कि इलीगल ट्रैफिकिंग अगर नार्कोटिक ड्रग्स का हो रहा है, ठीक है,
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन जो है आपको इस पर पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्टली पॉज, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें पॉज आ गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके नॉमिनेशंस नहीं हुए हैं। कल के ही न्यूज़पेपर में हमने कवर किया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक भी आप मिस मत कीजिए। हालांकि ये चीज़ हम एक्सप्लेन सेक्शन जो उसमें भी कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको कुछ मिस नहीं होने वाला है। तो ये वाली न्यूज़ जो है हम उसमें कवर करने वाले हैं, उसी के साथ साथ बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल्स के वो हम पीपीटी जो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन अगर हम देखते हैं तो अयोध्या कॉन्स्पिरेसी, देखिए ये जो है ये इतना अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अयोध्या के बारे में डिटेल में हमने देखा हुआ है। ये वाला है आरबीआई पैनल मीट जो है डिले क्यों हुई है, उसके पीछे का क्या हो सकता है वो हम आगे देखने वाले हैं पीपीटी में। बाकी वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें भी खास कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। और जो झगड़े हैं वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। उसी के साथ इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर एडिशनल फंड जो है रिसीव हुआ है, तो अब यहाँ पर जो अच्छे तरीके से जो वैक्सीन है उस पर काम कर सकते हैं। अब जो कौन बनेगा करोड़पति उसमें इस पर क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया था। और देखिए आप जो एमएम एकेडमी ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का उस पर फॉलो कर रहे हो या नहीं? आप एमएम एकेडमी ऑफिशियल चैनल जो है ना टेलीग्राम का, उस पर आप फॉलो जरूर कीजिए टेलीग्राम पर। वहां पर बहुत सारे क्विज जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो क्विज आप फॉलो कर पा रहे हो या नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत क्विज आते हैं वहां पर, मजा आ जाएगा आपको देखकर, तो फॉलो जरूर कीजिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर सीबीडीटी जो है वो देखने को मिल रहा है। सीबीडीटी ने गाइडलाइन इशू किया है फॉर टीडीएस टीसीएस, तो अब यहाँ पर सीबीडीटी जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए सीबीडीटी जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आ चुके हैं हम हमारे पीपीटी पर। तो सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई साहब। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट है, एडमिनिस्टर की जाती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, देखिए भूलिएगा मत, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें चेयरमैन देखने को मिलते हैं और 6 मेंबर जो है डील देखने को मिलते हैं जो कि डील करते हैं इन सारे मैटर्स के साथ, इनकम टैक्स, रेवेन्यू, लेजिस्लेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल विजिलेंस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो टैक्सेस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। टैक्सेस जो है 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब हम जो डायरेक्टली सरकार को पे कर रहे हैं, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्टली हम सरकार को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? डायरेक्टली हम पे नहीं करते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। हम यहाँ पर जो दुकानदार है उसको पे करते हैं और फिर उसके बाद वो जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टैक्सेस जो है उसके प्रकार देखने को मिलते हैं। फिर जो टैक्स रेट है उसमें चेंजेस सजेस्ट करना, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है? जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसका। तो इसके बारे में आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें सेबी जो है उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। सेबी अगर हम देखते हैं मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बारे में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है ना, याद है कि नहीं? कई बार मैंने डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर भूल गए हो तो शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। जो सेबी है वो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी अगर हम देखते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये STATUTORY स्टैट्यूटरी BODY बॉडी है, ठीक है। स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, ठीक है। अगर स्पेसिफिक बताओ तो अप्रैल में, अप्रैल 10 या 12 शायद, अप्रैल 12 1992 जो है उसमें की गई थी। और उसी के साथ साथ जो सेबी है उसमें हमें चेयरमैन जो है CHAIRMAN चेयरमैन देखने को मिलते हैं। बाकी सेवरल पार्ट टाइम फुल टाइम मेंबर जो है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो सेबी है उसके तहत सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है, जिसे हम SAT भी कहते हैं, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसके तहत कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, क्योंकि सैट जो है ये भी एक क्या है? ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। उसी के रहे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट जो 1992 का, उसी के तहत स्टैब्लिश किया गया। मतलब जो भी केसेस होते हैं वो यहाँ पर देखने हैं। ट्रिब्यूनल वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, हमारी जो हायरार्की है वो किस तरीके से देखने को मिलती है। नीचे हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर हमें हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर हमें सुप्रीम कोर्ट जो है ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हायरार्की में हमें ट्रिब्यूनल्स जो है ये भी देखने को मिलते हैं। ट्रिब्यूनल्स ये सेपरेट है ना, ट्रिब्यूनल्स हमें सेपरेट देखने को मिलते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? स्पेसिफिक कोई चीज़ के लिए होते हैं। मतलब जो कोर्ट्स है, अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आप इस कोर्ट में भी ले जा सकते हो, आप इस कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन अब इस ऐसा अगर हो कि अगर ट्रिब्यूनल एक स्थापित किया गया हो
टैक्सेस के मामले में किसी ने अगर टैक्स में कोई कटौती की है, टैक्स में अगर कोई घपला किया है, तो उसको ट्रिब्यूनल में ले जाया जाएगा। तो क्या होगा कि टैक्स में अगर आपने घपला किया है तो आप इस कोर्ट में भी जा सकते हो, है ना, और आप ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। लेकिन ट्रिब्यूनल सिर्फ अगर टैक्स के लिए की गई तो टैक्सेस के ही मामले देखेगी। मर्डर किया है तो आप ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल में ये डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेबी के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको याद रखना है। बाकी अब अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स न्यूज़ आती है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ में तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप आईपीएल अगर देखते होंगे तो उसमें सब आपका कवर हो जाता होगा। तो इस तरीके से पूरा न्यूज़पेपर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए अब जो एडिटोरियल्स है उन्हें हम देखते हैं और एडिटोरियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पर एडिटोरियल पर आते हैं। तो चाइना पाकिस्तान टाइज जो है ये जैसे जैसे वाइडर होते जाएंगे, इंडिया जो है उसको इम्प्लीकेशंस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो हमको पता ही है कि जो चाइना है पाकिस्तान है दोनों गट हो रहे हैं। अब जैसे जैसे गट हो रहे हैं, इंडिया जो है उसको यहाँ पर इम्प्लीकेशंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको चाइना हमेशा साथ देता रहा है हर ही चीज़ में। अगर हम FATF की अगर बात करते हैं उसमें भी जो चाइना है उसका सपोर्ट जो पाकिस्तान है उसको मिलता रहता है। उसी के साथ जो टर्की है उसका भी सपोर्ट मिलता रहता है। तो पाकिस्तान जो उसका चाइना के साथ काफ़ी ग्रोइंग अलायंस है। और चाइना किसी का सगा नहीं है, चाइना माल किसी का सगा नहीं हो सकता है, चाइना के प्रोडक्ट किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। तो भाई चाइना का जो प्रेसिडेंट है, चाइना जो कंट्री है, किसी की सगी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ये अपना यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान जो उसको भी डेप्ट ट्रैप में फंसा देना है। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान जो है वो तो अपने कब्जे में आ जाएगा, पाकिस्तान पर हम रूल करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो इतना भावनाओं में बह चुका है, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना। इसलिए वो डेप्ट ट्रैप में जो है फंसता जा रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो मेजर फैक्टर जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। पाकिस्तान जो उसका पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो चाइना की तरफ से मिल रहा है। अब अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अब ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट जो है उसमें भी हो जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं जा रहा है? वही कि उसको टर्की बोलिए, मलेशिया बोलिए, जो चाइना है उसका सपोर्ट यहाँ पर मिलता रहता है ना। पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है जून 2018 से। FATF की आगे हम बात करने वाले हैं, उसमें ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट हमें देखने को मिलता है। ब्लैक लिस्ट अगर हम देखें तो जैसे कि हमें ईरान देखने को मिलता है, नॉर्थ कोरिया देखने को मिलता है ना। तो बेसिकली FATF जो है दो तरीके की चीज़ें देखता है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गया। तो कोई कोई कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में होती है, कोई कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हमें देखने को मिलता है। चाइना अगर हम देखें तो मिलिट्री असिस्टेंस जो है पाकिस्तान को बहुत ही क्रिटिकल फ्रंट में देते रहा है। जैसे कि चाइना जो है उसका कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट जो उसको एक्सपोर्ट करना, पाकिस्तान को न्यूक्लियर बिल्डअप में सपोर्ट करना, है ना, पाकिस्तान का इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है उसमें यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो काफ़ी इसमें जो पाकिस्तान है उसको सपोर्ट मिलते रहता है चाइना का। जो चाइनीज़ कन्वेंशनल वेपन है वो भी उसका सप्लाई भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया था 1960s में, 70s में। F7 जो है, MiG फाइटर जो है ये दिए गए। 1980s की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आर्मी जो है इन्वेंटरी उसका सिग्निफिकेंट यहाँ पर चाइनीज़ इक्विपमेंट जो है जिसमें T-59 MBTs ये सब हमें देखने को मिले हैं, है ना। तो चाइना जो है उसने हमेशा से यहाँ पर उसको सपोर्ट जो है वो करता रहा है। लास्ट 2 डेकेड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है उसका फोकस यहाँ पर रहा है कि भैया एयरफोर्स जो है उसको बिल्डअप किया जाए, जिससे क्या होगा कि जो हाई टेरेन एरियाज़ है ना, खासकर जो PO के एरियाज़ के वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी सक्षम रहे। मतलब होता है ना कि एक जो हाई विजन वाला इंसान होता है उसका विजन बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म विजन वाला होता है वो छोटी छोटी चीज़ें देख लेता है। जो हाई टर्म विजन रखता है वो कुछ पैसे अगर खर्च भी हो जाए या फिर अपने ऊपर खर्च करने में बिल्कुल घबराता नहीं है, अपने ऊपर वो बिंदास खर्च करता है। उसमें अगर थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए उसको पता है कि भैया ये मैं छोटी अमाउंट खर्च कर रहा हूँ लेकिन उसके रिटर्न्स जो है वो हाई मिलने वाले हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म विजन रखता है उसको लगता है नहीं यार मैं जितना फ्री में हो सके ग्रास्प करने की कोशिश कर लूँ, फ्री में हो सके लेने की कोशिश कर लूँ, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर फर्क पड़ती है। हम यहाँ पर देखिए जब हम जिम लगाते हैं, जब हम हमारी बॉडी जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम नेचुरल घर का खाना भी खाकर बॉडी जो है वो बना सकते हैं, लेकिन उससे जो बॉडी बनती है वो उसी तरीके की रहती है फिर। लेकिन अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको कोई प्रोटीन्स वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको खर्चता तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे जो बॉडी बनेगी वो भी उसी तरीके की बनेगी फिर। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म विजन जो है लेकर चलता है कि भैया हराना किसको है, सिर्फ इंडिया को हराना है ना। तो इस तरीके से वो भी कौन सा क्रिकेट मैच में तो हरा नहीं पा रहे। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जब हम बात करते हैं, जिसे हम FATF कहते हैं, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में फ्रांस में हमें देखने को मिलता है। मेंबरशिप जो है 39 मेंबरशिप हमें देखने को मिलती है। ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। ठीक है, मतलब कहीं पर दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है क्या, या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रहा है क्या। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये हमने देखा ही है, जो अभी न्यूज़पेपर है उसमें मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक्सप्लेन किया ही है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है इसके बारे में देखता है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सेट करती है, जिससे कि इलीगल एक्टिविटीज जो है उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1989 में ग्रुप 7 G7 जो कंट्रीज है उनके द्वारा, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो उसे रोका जा सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इस पर आते हैं, RBI पैनल मीट। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसमें हमें 6 मेंबर देखने को मिलते हैं। 3 होते हैं RBI के और 3 जो है ये गवर्नमेंट के लोग हमें देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लोग होते हैं, इनको नॉमिनेट नहीं किया गया है, इसलिए मीटिंग जो है ये डिले हो गई है। बाय मंथली मीटिंग होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, स्टैट्यूटरी कमेटी है जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है ये फिक्स करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखें, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिससे कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करती है। कैसे, जो रेपो रेट है वो फिक्स करेगी, रिवर्स रेपो रेट, MSF, क्या ये सारी चीज़ें क्या रहेगी ये फिक्स करते हैं, है ना। और इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है रेपो रेट कम ज़्यादा करने से, कल की वीडियो मैंने आपको बताया, ये आपको पता है अच्छे तरीके से। गवर्नर जो है RBI के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं कमेटी के। MPC अगर हम देखते हैं डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रेपो रेट। और टारगेट जो है इन्फ्लेशन का वो कितना सेट किया जाता है, 4 ± 2 का। और मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन और जो ग्रोथ है इन दोनों के बारे में देखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका काम होता है। मतलब ग्रोथ जो है वो भी हाई रहना चाहिए, इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। मतलब 2 से लेकर 6 के बीच में हमें इन्फ्लेशन जो है देखने को मिलना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन भी हमें हाई देखने को मिल रहा है, ग्रोथ रेट जो है वो कम देखने को मिल रही है। नॉर्मली ये उल्टा होता है, जब इन्फ्लेशन हाई चल रहा है तो ग्रोथ रेट भी अच्छी चलती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है तभी जाकर तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। लेकिन अभी के टाइम में देखा जाए तो इन्फ्लेशन हाई चल रही है और ग्रोथ रेट जो है वो भी नीचे चल रहा है, क्योंकि लोग जो है खरीदी वरीदी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो सिनारियो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। याद है ना, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कल ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, ठीक है। और RBI जो है इसने कमेटी का अपॉइंटमेंट किया था, उर्जित पटेल जो है उनकी वो जब ये थे उनके रिकमेंडेशन पर किया गया था, उर्जित पटेल के, ठीक है। और MPC मेंबर जो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, RBI गवर्नर जो है ये हेड करते हैं MPC को। डिप्टी गवर्नर इंचार्ज जो है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है यहाँ पर मॉनेटरी इसका देखते हैं तो 3 RBI से हो जाते हैं। 3 जो है वो गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, ठीक है। ये कमेटी के द्वारा ये किए जाते हैं जो गवर्नमेंट 4 ईयर टर्म्स के लिए लाते हैं, मतलब 4 साल के लिए हमें ये देखने को मिलते हैं। और एज पर RBI एक्ट कोरम जो होता है MPC का, मतलब अगर MPC की मीटिंग होनी है तो इनका कोरम जो है ये कम से कम 4 लोग यहाँ पर लगते हैं, ठीक है, 4 लोग लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर नॉमिनेटेड 3 लोग ना हो तो कोरम ही नहीं बैठ रहा है, तो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, है ना। और अगर टाई होता है प्रपोजल में तो RBI गवर्नर जो है वो कास्टिंग वोट रखते हैं कि वो जो बोलेंगे वो वहाँ पर हो जाएगा, अगर टाई होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर RBI जो पोस्टपोन क्यों की गई मीटिंग, बाय मंथली मीटिंग होती है जो शेड्यूल की गई थी फॉर सितंबर 29 टू अक्टूबर 1, और RBI जो है पोस्टपोन कर दिया क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने 3 मेंबर जो नॉमिनेट ही नहीं किए, ठीक है। टेन्योर जो होता है 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वो यहाँ पर एक्सपायर्ड आफ्टर द प्रीवियस पॉलिसी August 6, यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी के बाद एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर हम नॉमिनेट करना था तो गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट ही नहीं कर पाई, तो तीन लोग जो RBI से लोग आएंगे उनका कोरम ही नहीं बैठता है, 4 लोग तो भी चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मीटिंग ही नहीं हो पाई। तो अब यहाँ पर लास्ट 4 ईयर में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में भी काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम रेपो रेट देखते हैं तो 250 बेसिस पॉइंट से स्लैश किया गया है रेपो रेट की अगर हम बात करें तो। अब डिले जो है, डिले यहाँ पर हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी पहले ही यहाँ पर बहुत बुरी अवस्था से चल रही है ना। इसलिए इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, जो यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट रेट देती है, क्योंकि जो रेपो रेट होता है उसके तहत जो इंटरेस्ट रेट है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर जो रेपो रेट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट बोलिए, रिवर्स रेपो रेट बोलिए, तो बैंक जो है उनको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं करते आएगा। इसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमी जो ओवरऑल इकोनॉमी जो ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब एमपीसी क्रिएट क्यों की गई थी? देखिए 2016 के पहले तक आरबीआई गवर्नर जो है उन्होंने यहाँ पर पॉलिसी रेट जो है वो डिसाइड करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर असिस्टेंस जो है वो लगता है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो साथ में मिलकर होनी चाहिए। इसी के तहत यहाँ पर गठन जो है किया गया एमपीसी का, ठीक है। और इन्फ्लेशन किस तरीके से रहेगा, क्या किस तरह का, क्योंकि देखिए आरबीआई जो रेपो रेट फिक्स करती है, रेपो रेट, उसके तहत बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट जो है वो करती है। रेपो रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो फिर यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो खरीदी करेंगे, है ना। अगर 2% में आपको कार लोन मिलता है तो लोग कार खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए अभी ये ना होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी जो अवस्था है वो हो सकती है। यहाँ पर क्या है कि डिसीजन जो है एमपीसी के द्वारा लिया जाता है, उसी के साथ आरबीआई जो है वो एमपीसी रिजोल्यूशन मिनट टू मिनट यहाँ पर वो भी देती है। तो इसके तहत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो भी हो सकता है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि मीटिंग जो है वो नहीं हो पाई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एनजीटी के बारे में हमें देखने को मिल रहा है। एनजीटी यहाँ पर कंसर्न्ड है 6 स्टेट जो है 6000 स्क्वायर किलोमीटर टू बी टेकन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इको जोन। क्योंकि देखिए वेस्टर्न घाट अगर हम देखते हैं तो ये, अगर नीचे का पोर्शन हम देखते हैं तो ये पूरा वेस्टर्न घाट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ के 6 स्टेट जो है उससे काफ़ी कंसर्न है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है 6 स्टेट्स। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कहा है कि भैया यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करने चाहिए स्टेट्स ने। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट 6 स्टेट जो है वो कवर करता है। गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। यूपीएससी में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड हम देख रहे हैं। और उसी के साथ 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो है उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था कि इतना जो एरिया रहेगा वो सेंसिटिव जोन रहेगा, ठीक है। वो यहाँ पर सेंसिटिव जोन रहेगा, मतलब वहाँ पर कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो उस तरीके से नहीं कर सकते हो। 6 स्टेट सजेस्ट किया है कि यहाँ पर ये जो जोन है इसको रिड्यूस किया जाए। जितना आपने यहाँ पर जोन किया है उसको यहाँ पर रिड्यूस करना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। महाराष्ट्र ने भी सजेस्ट किया है कि सेपरेट एरियाज पर, क्योंकि क्या है देखिए अभी जो इकोनॉमी डाउन चल रही है इसके तहत यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है। डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर अगर आपको डेवलपमेंटल एरियाज ही नहीं मिलेगी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सारे स्टेट जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगर हम देखते हैं तो स्टैब्लिश किया गया था 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। अब इसमें जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसको डील करने का काम जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का होता है। तो आपके लिए एक होमवर्क भी है, इसका चेयरमैन जो हेड जो है वो कौन करता है, वो किस तरीके से चुनकर आते हैं या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं या फिर इलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारा जो जवाब है जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज का, वो वियतनाम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर लिखा होगा। MM Academy ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गुड बाय, टाटा, जय हिंद।